हाँ 11th कॉमर्स। बेटा 11th कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट हैं अपने 11th में बेटा 5 सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट हिंदी, सेकंड इंग्लिश, थर्ड बीएम, फोर्थ अकाउंटेंसी और फिफ्थ टाइप या कंप्यूटर में से कोई भी आप एक ले सकते हो बेटा। हिंदी इंग्लिश, व्यवसाय अध्ययन, लेखा शास्त्र और टंकण या कंप्यूटर। हाँ बेटा, मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी। जो भी कॉमर्स में है ध्यान रखना 5 सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी एंड टाइप और कंप्यूटर या इकोनॉमिक्स या मैथ, इसमें से कोई भी आप एक ले सकते हो। मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा अकाउंटेंसी। चलो आज हम बेसिक सीखते हैं अकाउंटेंसी एक्चुअल में है क्या, क्या होनी चाहिए, ये सब। हाँ बेटा, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सबसे पहले तो क्या है, यानी व्हाट अकाउंटेंसी, और सेकंड वाई, क्यों है। सबसे पहले अपन ये सीखते हैं अकाउंटेंसी है क्या। अकाउंटेंसी अगर अपन देखिए तो अकाउंटेंसी की भाषा या एक लैंग्वेज है। जैसे मान लो कि अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी पढ़नी भी आती है, आपको लिखनी भी आती है, इंग्लिश पढ़नी भी आती है, आपको लिखनी भी आती है। लेकिन अगर मैं मान लो कन्नड़ में कुछ रख लूँ या मलयालम में कुछ भी लिख दूँ, जैसे मान लो मैंने यूँ लिख दिया, तो आप इसको नहीं पढ़ पाओगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको मलयालम आती ही नहीं है, ना कन्नड़ आती है, ना तेलुगु आती है, ना तमिल आती है। तो बेटा हर लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज की जो भी ग्रामर है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो बेटा अकाउंटेंसी भी एक तरीके की लैंग्वेज है, ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर अकाउंटेंसी में मैं थोड़ी देर के लिए ये लिख देता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो अब आपके लिए एक तरह से मलयालम नहीं है ये, क्योंकि आपको इसकी लैंग्वेज का कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या लिखा हुआ है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब कोई बिजनेसमैन है, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और नया बिजनेस स्टार्ट किया है उसने कैश से पैसे लगाकर किया है। अब मुझे इसका नॉलेज इसलिए है क्योंकि मुझे इस लैंग्वेज के जो भी रूल हैं वो ये मालूम है और आपको अभी तक मालूम नहीं है। तो सबसे पहले है बेटा अकाउंटेंसी एक तरह की भाषा या लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए अपन को अकाउंटेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशन सारे आने चाहिए। जब तक आपको अकाउंटेंसी के रूल्स और रेगुलेशन नहीं आएंगे, जब तक आप अकाउंटेंसी सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। चलो अब ये तो मालूम चल गया अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी एक तरह की लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को अपन सीखेंगे धीरे 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 करके। और फिर वाई अकाउंटेंसी अपन रखते ही क्यों है, कोई रीजन होना चाहिए ना। क्यों, यूँ तो है नहीं कि भाई 11th में एक सब्जेक्ट कम पढ़ा था तो किसी ने फ्री बैठे बैठे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बना दिया। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज इस वर्ल्ड में ओरिजिनेट होती है या आती है बेटा, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अकाउंटेंसी के आने के पीछे रीजन ये है कि अपनी जो याददाश्त है या जो रिमेंबर करने की जो पावर है, जिसे अपन रखते हैं याद करना, वो लिमिट है उसकी बेटा, लिमिटेशन है अपनी है। ये नहीं अपन ज्यादा देर तक
कोई भी चीज याद नहीं रख सकते। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन रेज कर लूँ कि आपने 6 दिन पहले क्या खाया था सुबह, तो आपको शायद याद ही नहीं होगा क्या खाया था आपने। लेकिन चलो खाया पिया आपने क्या, वो याद रहे आपको नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर आप अकाउंटेंसी में अगर कोई चीज भूल गए हो, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, किसी को गुड सोल्ड किया है और वो आप भूल गए, जैसे मान लो आपने एक्स को गुड सोल्ड किया 50,000 का, यानी आपने एक्स को माल बेचा कितने का बेटा, 50,000 रुपए का। अगर आप ये चीज भूल गए तो बेटा एक्स तो इन फ्यूचर कभी आएगा नहीं आपको याद दिलाने के लिए। वो इसलिए नहीं आएगा याद दिलाने के लिए क्योंकि अगर एक्स ने आपको याद दिला दिया तो उसको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसलिए अगर आप कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में, बिजनेस में कोई भी चीज भूल जाओगे तो आपको याद दिलाने वाला कोई नहीं आएगा। क्यों? वहां पर आपकी हर एक भूल का नुकसान किसमें होगा, मनी में होगा। इसलिए अपने भगवान ने अपन को याद रखने की जो भी लिमिट है या शक्ति है वो एक लिमिटेड है। अपन हर चीज याद नहीं रख सकते। जैसे मान लो कि आप 11th में आ गए हो, तो जैसे आप 11th में आए हो तो आप धीरे धीरे संस्कृत भूल जाओगे, आप धीरे धीरे जो भी अदर सब्जेक्ट है जो आपके टच में नहीं रहेंगे वो सब भूल जाओगे। तो इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए अकाउंटेंसी ये कहती है कि सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन या व्यवहार अपन याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए अपन उनको लिखेंगे। ओके, तो अकाउंटेंसी का सिंपल सा मीनिंग यही है कि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन जो कि व्यापारिक ट्रांजैक्शन जो भी है बिजनेस के, वो आपको रिकॉर्ड करने। और व्यापारिक भी कौन से, जो आर्थिक हैं बेटा, यानी इकोनॉमिक के जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको रिकॉर्ड करने। जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, यानी जो गैर आर्थिक व्यवहार हैं, उनको आपको रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करना है। चलो, तो अभी बेटा अपने क्या पढ़ा, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक तरह की लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को अपन धीरे धीरे सीखेंगे। इसके कुछ रूल होते हैं डेबिट के, कुछ रूल होते हैं क्रेडिट के। और जैसे जैसे अपन डेबिट और क्रेडिट के रूल सीखने लग जाएंगे तो धीरे धीरे अकाउंटिंग जो भी भाषा है उसका नॉलेज आपको होने लग जाएगा। अब अकाउंटिंग क्यों, अकाउंटिंग बेटा इसलिए भी रखते हैं अपन क्योंकि अपने याद रखने की जो पावर होती है वो एक लिमिटेड होती है। हर चीज अपन याद नहीं रख सकते। और बड़ी बड़ी अगर कंपनी चला रहे हो तो आप बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारा लगभग लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन होते हैं। तो लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन अगर हो रहे हैं तो आप उन्हें याद नहीं रख सकते। इसलिए अकाउंटेंसी ये कहती है कि जो ट्रांजैक्शन आप याद नहीं रख सकते वो सारे आप ट्रांजैक्शन लिखो। चाहे आपको याद रखने तो रखो, नहीं रखने तो मत रखो, लेकिन ट्रांजैक्शन जो भी आपने किया है उसे आप रिकॉर्ड करो। अकाउंटेंसी का रूल यही है कि हर ट्रांजैक्शन को जो इकोनॉमिकल है उन्हें आप क्या करो, रिकॉर्ड करो। ओके बेटा, आज अपन अकाउंटेंसी के एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अच्छे खासे। पहला, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जिसे अपन इंग्लिश में कह सकते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ध्यान से बेटा, बिजनेस का या आपके अकाउंटेंसी का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसका एक इंग्लिश में नाम और है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या हिंदी में पृथक अस्तित्व की अवधारणा। जैसे चलो हाँ, ये क्या है? अब आपके दिमाग मालूम नहीं क्या क्या आ रहा होगा, लेकिन मैं इसे बिजनेसमैन मानता हूं। कौन है ये? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को हिंदी में अपन कह सकते हैं ये है व्यापारी।
ठीक है बेटा, ये सामने क्या है, ये बॉक्स नहीं है, ये है शॉप, यानी दुकान। ये लो, ये दुकान का जो शटर होता है वो। अब ये बिजनेसमैन है, ये है लाल सिंह। कौन है? लाल सिंह। लाल सिंह बेचारा फ्री बैठा था। फ्री बैठे बैठे उसको ख्याल आया कि क्यों नहीं अपन दुकान खोलते हैं। और लाल सिंह ने किसकी दुकान खोल ली? लाल सिंह ने दुकान खोल ली लाल लाल कलर की, यानी इसने कलर की दुकान खोल ली। जो भी पेंट ये लगता है अपने दीवारों पर, वो वाली। अब बेटा दुकान सोचने से थोड़ी ना खुलती है। दुकान खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए मनी। क्या होनी चाहिए? मनी। विदाउट मनी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो लाल सिंह नाम से मालूम चल रहा है ये जमींदार टाइप है, तो पैसा बहुत है इसके पास में। तो इसने एक दुकान खोली बेटा और नाम का रखा लाल कलर। ठीक है, और 10 लाख रुपए यानी 10 लाख रुपीस इसने लगाए दुकान में। अब लगाने का मतलब ये नहीं है कि 10 लाख रुपए की 10 गड्डी लेकर गया और लगा दी। व्यापार में पैसा लगाने का मतलब होता है सबसे पहले इसे शॉप परचेज की होगी, अगर पैसा कम है तो इसे रेंट पर ली होगी, उसके बाद में इसने गुड्स खरीदा होगा, इसने फर्नीचर बनाया होगा, इसने थोड़ा बहुत डेकोरेटिव किया होगा दुकान को, एडवर्टाइजमेंट दिया होगा। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले सारी चीजों के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो लाल सिंह ने ये सारा पैसा लगाया, यानी टोटल कितना रुपया लगा दिया बेटा? 10 लाख रुपए लगा दिया। अब ध्यान से, 1 साल होगा तो बेटा 1 साल बाद में यही दुकान लाल सिंह को क्या कमा के देगी? प्रॉफिट। प्रॉफिट को अपन बोलते हैं लाभ या फिर लॉस, यानी हानि। अगर इस लाल सिंह ने सही ढंग से शॉप को चलाया, खुद का नहीं मान के, खुद का मान के चलाएगा तो ये लॉस में रहेगा। इसने सिर्फ ये सोचा है कि मैंने शॉप में लगाया है पैसा और मैं सही ढंग से चलाऊंगा तो रिटर्न में वही शॉप इसे क्या देगी? प्रॉफिट या लॉस। सही ढंग से चलाएगा तो प्रॉफिट, सही ढंग से नहीं चलाएगा तो लॉस। तो इस कॉन्सेप्ट से या इस एग्जाम्पल से एक चीज अपन को समझ में आती है कि बिजनेसमैन और बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी। ये पूरा अलग है बेटा, और अगर मैं इधर आ जाऊं तो ये पूरा अलग है। अपन अगर अकाउंटिंग एंट्री किसी की भी करते हैं, वो अपन शॉप की करते हैं, बिजनेस की करते हैं। अकाउंटिंग एंट्री किसकी होगी बेटा? इसकी। अकाउंट सारे के सारे किसके रखे जाते हैं? इसके रखे जाते हैं। इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल सिर्फ इतना है कि इसने 10 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किए और ये सिर्फ गुल्लक पर बैठता है, ये रोल है इसका। अब अपन अगर एंट्री कर रहे हैं तो हमेशा ये सोचना अपन को बिजनेस की एंट्री करनी है। एक्सपेंसेस किसका? बिजनेस का। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो अगर शॉप का है तो एंट्री करनी है, अगर लाल सिंह के घर का है तो उसकी एंट्री नहीं करनी है, अगर इसे दुकान से पैसे लेकर नहीं जा रहा है तो। अगर कोई अदर एक्सपेंसेस अगर शॉप का है तो एंट्री करनी है। अगर लाल सिंह का कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है, अगर वो खुद पर्सनल पैसे से पे कर रहा है तो अपन को एंट्री नहीं करनी है। चलो एक बढ़िया एग्जांपल और ले लेते बेटा अपन। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, तो मैं भी किसी टाइम में छोटा था। तो जब मैं छोटा था बेटा, तो मैं जब भी किसी मिठाई की दुकान सबको मालूम होगी कैसी होती है, जब भी किसी मिठाई की दुकान के बाहर से निकलता था तो मैं सोचता था मेरी जिंदगी बहुत अजीब सी है, इस मिठाई वाले की जो है जिंदगी बड़ी अच्छी है। उसका मेन रीजन ये हुआ, मैं सोचता था उस वक्त कि मिठाई वाला है, ये दिन भर कुछ ना कुछ मिठाई खाता होगा, कभी रसमलाई, कभी गुलाब जामुन, कभी कोई और वगैरह वगैरह। लेकिन बेटा जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और जैसे बड़ा होकर मैं 11th में आया, और 11th में आते जब से मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो फिर मुझे मालूम चला कि वो मिठाई वाला वहाँ मिठाई खाने के लिए नहीं बैठा है बेटा, वो मिठाई को बेचने के लिए बैठा है। और आपके खुद ने भी ये चीज़ देखी होगी कि कोई भी मिठाई वाले को आपने अपनी लाइफ में मिठाई खाते हुए नहीं देखा होगा।
अगर कोई भी बड़ा साड़ी बिजनेस, साड़ी का बिजनेस कर रहा है तो अपने घर पर सारी साड़ियाँ ले जाकर अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को नहीं देता है, क्योंकि वो साड़ियाँ गिफ्ट करने के लिए नहीं बैठा है, वो साड़ी को बेचने के लिए बैठा है। इसलिए पृथक अस्तित्व की अवधारणा या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी। बिजनेसमैन सिर्फ क्या लगाता है बेटा? मनी लगाता है। इस मनी को मैं कह सकता हूं कैपिटल। क्या कह सकता हूं? कैपिटल। कैपिटल का हिंदी में नाम है पूंजी। बिजनेसमैन बेटा बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल। और जैसे ही उसने कैपिटल लगा दिया, अगर सही ढंग से वो बिजनेस को चलाएगा तो होगा प्रॉफिट, और अगर सही ढंग से बिजनेस को नहीं चलाएगा तो होगा लॉस। चलो अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो इसने सही ढंग से बिजनेस चलाया, इसको हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट पर राइट इसका है क्योंकि सारी रिस्क इसने उठाई, पैसे लगाकर, तो इसने अपने इस प्रॉफिट का यूज करते, इसका सिर्फ ध्यान रखना ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का यूज करेगा ये और धीरे धीरे अपनी एसेट्स बढ़ाएगा। तो प्रॉफिट ही आपकी एसेट्स को इंक्रीज करता है। अब मान लो इसने लास्ट जैसे एक साल खत्म हुआ, इसने 5 लाख रुपए कमा लिए प्रॉफिट के, जैसे ही 5 लाख रुपए इसने कमाए तो हो सकता है ये प्लॉट ले ले, और अगले और साल इसने 10 लाख और कमाए और कोई प्रॉपर्टी ले ले। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रॉफिट कमाएगा इसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे इंक्रीज होगी और ये एक दिन बहुत ही पैसे वाला, मिलियन ट्रिलियन डॉलर वाला बन ही जाएगा। लेकिन अगर यही शॉप इसने सही ढंग से नहीं चलाई तो धीरे धीरे इसको होगा लॉस। मान लो पहले साल लॉस हुआ 2 लाख रुपए का, तो ये क्या करेगा बेटा? इसके पास अगर कोई बाइक या कार है वो बेचेगा। 2 साल और लॉस हुआ, फिर क्या बेचेगा? फिर अपना घर बेचेगा। 30 साल और लॉस हुआ, फिर जो भी गहने वहने इसके घर में वो बेचेगा। ऐसे करते करते एक दिन लॉस इतना बढ़ जाएगा कि इसका सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स बिक जाएगी और ये आ जाएगा आपके मेन रोड पर। इसलिए ध्यान रखना, बिजनेसमैन का काम क्या है? कैपिटल लगाना, सही ढंग से बिजनेस को चलाना। सही ढंग से बिजनेस चलाएगा होगा तो प्रॉफिट, और जैसे ही प्रॉफिट होता है तो बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी बढ़ती है, और अगर लॉस होता है तो बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी घटती है। एक बार आप ध्यान से देख लो बेटा इसको। बिजनेसमैन शॉप, बिजनेसमैन ने लगाया पैसा, सही ढंग से चलाएगा तो होगा प्रॉफिट, सही ढंग से नहीं चलाएगा तो बिजनेस रिटर्न में से क्या देगा? लॉस देगा। प्रॉफिट होगा तो इसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, लॉस होगा तो इसकी प्रॉपर्टी घटेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और हमेशा अकाउंट्स अपन किसके रखते हैं? बिजनेस के रखते हैं, ना कि बिजनेसमैन के। जैसे मान लो अगर इसका एग्जांपल ले लिया जाए तो जैसे मान लो ये हो गया मुकेश अंबानी, ये हो गई जियो कंपनी, तो अपन रिचार्ज करवाते किसके? जियो का करवाते हैं, ना कि मुकेश अंबानी का कोई रिचार्ज करवाते हैं। तो हमेशा कंपनी का जो नाम होता है या जो बिजनेस का नाम होता है वही मार्केट में चलता है, ऑनर से अपन को कोई लेना देना नहीं है। और ये वाली अवधारणा अपन को एक चीज भी सिखाती है बेटा, जो अपन नॉर्मल रूटीन में यूज भी करते हैं कि काम धंधे में यारी दोस्ती नहीं चलती। हाँ, जो भी मित्र हैं या फ्रेंड्स हैं वो लाल सिंह के हो सकते हैं बेटा। शॉप का ना तो कोई फ्रेंड होता है ना कोई एनिमी होता है। रिलेशन वाले इसके हो सकते हैं, इसका कोई रिलेशन वाला नहीं होता, ध्यान रखना। इसलिए इस कॉन्सेप्ट से अपन को एक चीज समझ में आती है कि बिजनेसमैन और बिजनेस क्या है? अलग अलग हैं। और अकाउंटिंग एंट्री अपन करते हैं इसकी। इसका सिर्फ एक ही काम है, पैसा लगाओ, ध्यान से चलाओ और प्रॉफिट कमाओ। पैसा लगाओ, ध्यान से मत चलाओ, लॉस कमाओ और बाहर जाओ। ओके बेटा? सेकेंड कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापांकन अवधारणा, यानी इसको अपन बोल सकते हैं मनी
मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, अब जैसे मान लो आप साइंस में ये पढ़ते हो कि आपके चारों ओर ऑक्सीजन है, लेकिन कॉमर्स में ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉमर्स की बेटा जो ऑक्सीजन ही है वो ऑक्सीजन क्या है, मनी है। क्योंकि कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस, तो कॉमर्स का ऑक्सीजन ही क्या है, मनी है। तो ये कॉन्सेप्ट बेचारा सीधा साधा है, एक सिंपल सी बात कहता है, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन को अगर आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप रिकॉर्ड करो, और अगर मनी में आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो तो उस ट्रांजैक्शन को या उस व्यवहार को आप क्या करो, इग्नोर कर दो। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे कि आपके चारों ओर ऑक्सीजन है, वैसे ही आपके चारों ओर पैसा भी है। जैसे ये बोर्ड, अब आपको ये बोर्ड लग रहा होगा, लेकिन मुझे बोर्ड नहीं लगता, मुझे लगता है ये 3,000 रुपए हैं, क्योंकि इस बोर्ड को परचेज करने के लिए कितने रुपए लगे, 3,000। आपने जो भी शर्ट पहन रखी है वो भी पैसों में आई है, आप जो खाना खाते हो वो भी पैसों में आता है, आपकी जो सिर के ऊपर छत है वो भी पैसों से बनी है, आपके पैरों के नीचे जो जमीन है वो भी पैसों से आई है। ये नहीं, कॉमर्स का एक सिंपल सा फंडा ये है कि आपके चारों ओर पैसा है, तो अगर पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है या पैसा आएगा या जाएगा, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसे आप रिकॉर्ड करो। उससे अपन बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी हिंदी में मुद्रा मापांकन अवधारणा। किसी भी व्यवहार की अगर आप एंट्री कर रहे हो और उस व्यवहार में कोई पैसे का लेन देन हो रहा है तो आप उसकी एंट्री करोगे, अदरवाइज आप उसकी एंट्री नहीं करोगी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, यहां पर कोई लॉरी वाला आया, मैंने अपना सामान लॉरी में रखाया और किसी के यहां पर होम डिलीवरी कर दी। तो जैसे ही बेटा मैंने होम डिलीवरी की, तो होम डिलीवरी की तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं उसकी एंट्री करूंगा। और अगर वही लॉरी वाला मेरे कोई जान पहचान का है और मुझसे पैसे नहीं ले रहा है वो, तो क्या मैं उसकी एंट्री करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन से ना तो पैसा मेरा आएगा ना मेरा पैसा जाएगा। तो बेटा आज अपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं 11th में, 2 पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जो ये कहती है अपन को कि बिजनेसमैन और बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी, यानी दोनों अलग अलग हैं। बिजनेसमैन पैसा लगाता है और बिजनेस उसे सही ढंग से अगर चलाएगा तो उसे वापस रिटर्न में प्रॉफिट या लॉस देगा। मुद्रा मापांकन अवधारणा ये भी सिंपल सी है। सिंपल सी बात ये कहती है कि अगर आप किसी भी रिकॉर्ड को अगर मनी में कन्वर्ट कर सकते हो या आपके यहाँ से पैसा आएगा या जाएगा, ऐसी सिचुएशन है, तो आप उस एंट्री को रिकॉर्ड करो, अदरवाइज आप उसे रिकॉर्ड मत करो। ओके बेटा, टेक केयर। हाँ, 12th क्लास लास्ट लेक्चर अपनी स्टार्ट किया था कंपनी से रिलेटेड, यानी कंपनी चैप्टर स्टार्ट किया था। और कंपनी में सबसे पहले बेटा अपने पढ़ी थी कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कंपनी वो है जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे कोई भी पहले जो कंपनी अधिनियम भारत में चल रहा था उसके अंतर्गत अगर पंजीकरण करवाया गया, यानी रजिस्ट्रेशन करवाया गया है तो कंपनी है। कंपनी नाम किसी भी फर्म के नाम के पीछे कंपनी लगाने से वो कंपनी नहीं बन जाता जब तक उसके नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना हो। फिर बेटा अपन ने एक चीज़ और भी सीखी थी कंपनी में कि कंपनी कैसे बनती है, मैंने आपको प्रोसीजर बताया भी था। फिर अपन ने शेयर इशू का प्रोसीजर भी पढ़ा था। आज अपन यूँ भी थ्योरी लेंगे थोड़ी कंपनी की, बेसिक जो भी थ्योरी है कंपनी की। सबसे पहले बेटा आपने कंपनी की परिभाषा सीख ली, यानी डेफिनेशन। चलो फिर अपन ने कंपनी की विशेषता या कैरेक्टर ये भी सीख लिया था।
कैरेक्टर सीख लिया अपन ने। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी अपने ऑनर से अलग होती है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, कंपनी की पर्सनल सील होती है, कंपनी अपने नाम से एसेट्स खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से एसेट्स बेच सकती है, कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है। ये सारी चीज़ें अपने कंपनी की विशेषता में पढ़ी थी। उसके बाद में बेटा तीसरा जो पॉइंट है अपने पढ़ा था, कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, या कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, ये अपने मालूम किया था। फिर फोर्थ आज अपन कर रहे हैं अंश। ये सारा पॉइंट बेटा थ्योरी में है, ध्यान रखना। 12th बोर्ड में इनमें से लगभग जो भी आपके 12th का बोर्ड का पेपर आता है लगभग 20 से 25 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए किसी भी चैप्टर का थ्योरी पार्ट अपन छोड़ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपन इसका थ्योरी पार्ट लेंगे, उसके बाद में जो भी इसका प्रैक्टिकल पार्ट है अपन धीरे धीरे करेंगे। थ्योरी में सबसे पहले बेटा परिभाषा आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद में उसकी जो भी विशेषताएं हैं वो आपने 12th BM में 11th BM में भी पढ़ी होगी, और अपन में अभी भी कल परसों पढ़ी थी। रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, मैंने बता दिया था। सबसे पहले आप MOA बनाओगे, AOA बनाओगे, फिर आप ROC के पास जाओगे, ROC फाइल को चेक करेगा, उसके बाद में वो क्या देगा आपको सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट का नाम है IOC इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट, या COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हिंदी में उसे बोलते हैं समामेलन का प्रमाण पत्र। और जैसे ही समामेलन का प्रमाण पत्र बनता है उसी समय से कंपनी अस्तित्व में यानी दुनिया में आ जाती है, यानी उसकी बर्थ हो जाती है। आज अपन पढ़ रहे हैं बेटा अंश। अंश यानी शेयर। अपनी भाषा में अगर बोल दे तो भाग भी होता है बेटा। देखो अगर आपने 11th पढ़ी है बेटा, तो 11th में आपने एकल व्यापार पढ़ा होगा, जिसमें एक ही बिजनेसमैन क्या करता है, एक जना ही पूरे बिजनेस को करता है टेक ओवर। सारा बिजनेस वही चलाता है, एक्सपेंडिचर भी वही करता है, यानी सारे बिजनेस का सेटअप उसी के हाथ में होता है। छोटे बिजनेस में पॉसिबल है ये कि आप अकेला बिजनेस चला सकते हो। फिर अपन धीरे धीरे बढ़े थे, तो आपने थोड़ी में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा कि 5-6 जने मिलते हैं और एक बिजनेस को चलाते हैं। उसमें वो सारे के सारे ऑनर होते हैं। पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे अपन, क्योंकि पार्टनरशिप भी अपने कोर्स में है, लेकिन अभी अपन कंपनी करते हैं। तो पार्टनरशिप का नॉर्मल मीनिंग बता दूं, इसमें 5-6 जने मिलते हैं और सब मिलकर बिजनेस करते हैं। वो 5-6 जो भी लोग हैं वो सारे के सारे ऑनर होते हैं उस फर्म के। और कुछ क्या होता है बेटा, जिसको बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस करना होता है, जिसको बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस करना होता है बेटा, वो कभी भी फर्म और प्रोप्राइटरशिप बनाकर बिजनेस नहीं करता। वो हमेशा क्या करता है, कंपनी बनाकर बिजनेस करता है। ध्यान से। और कंपनी में बेटा कोई भी जो भी लिमिटेड कंपनी होती है उसमें कभी भी एक ऑनर नहीं होता। उसमें कैपिटल के अंश का मतलब होता है कैपिटल का एक पार्ट। यहां पर अंश का क्या ले रहे हैं, पार्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल का एक भाग, पार्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप एकल व्यापार इन सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो तो एक जना पैसा लगाता है। पार्टनरशिप से बिजनेस करते हो तो उसमें 2-4-6 जने पैसे लगाते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में जो इन्वेस्टर होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी मैक्सिमम पर्सन होते हैं। ध्यान से। जैसे मान लो कंपनी ने अपनी कैपिटल डिसाइड कर ली 1 लाख इक्विटी शेयर, और एक शेयर कितने का बेटा 100 का। अब बेटा हुआ ये कि इस 1 लाख इक्विटी शेयर में से किसी के पास 1000 है, किसी के पास 10,000 है शेयर, किसी के पास 50,000 होंगे, किसी के पास 500 शेयर होंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, ये सारे ऑनर हैं। अगर किसी के पास एक शेयर भी है तो वो भी ऑनर, लेकिन वो छोटा ऑनर है। छोटा ऑनर का मतलब उसको प्रॉफिट कम मिलेगा। बेटा सिंपल सा रूल है, जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम पैसे लगाएगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो शेयर का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का पार्ट होता है, कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे अगर टोटल कैपिटल कर दूं मैं तो आपके कैपिटल हो गए बेटा
कितनी हो गई? 1 करोड़ के आसपास में। टोटल कंपनी की कैपिटल कितनी? 1 करोड़। उसके छोटे छोटे कितने टुकड़े कर दिए मैंने 1 लाख टुकड़े कर दिए। अब 1 लाख टुकड़ों में से किसी के पास 1000 टुकड़े हैं, किसी के पास में 10,000 टुकड़े हैं, किसी के पास में 50,000 टुकड़े हैं, और किसी के पास में 500 टुकड़े हैं। मतलब इसके पास कितनी कैपिटल है? इसने कितना रुपया लगाया? इसने लगाया 1 लाख रुपए, इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 रुपये का 100 रुपीज़ का एक शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसने कितने रुपये लगाया बेटा? 10 लाख रुपीज़। इस पास 10,000 शेयर है, इसने कितने लगाए? 50,000 शेयर है, और एक शेयर कितने का है? 100 का, यानी ये हो गया 50 लाख। इसके कितने हो गए? 50,000। कहने का मतलब है बेटा, ये भी ऑनर है, ये भी ऑनर है, ये भी ऑनर है, और ये भी ऑनर है। ऑनर ये सब है, लेकिन सबके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है। यानी इसने ज़्यादा पैसा लगाया है, इसने कम लगाया, इसने थोड़ा ज़्यादा लगाया, इसने और भी ज़्यादा कम लगाया, 50,000 लगाए। ठीक है, ये 50,000 बेटा। तो कंपनी क्या करती है? अपनी कैपिटल जो भी होती है उसके छोटे छोटे पार्ट कर देती है, और कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट को बेचती है। ओके, और वो छोटे छोटे पार्ट कौन लेती है? पब्लिक। जैसे मान लो SBI हो गई, कैनरा बैंक होगी, जो भी लिमिटेड कंपनियां हैं वो अपने शेयर पब्लिक को देती है। यानी लिमिटेड कंपनियों के शेयर होल्डर ज़्यादातर कौन होती है? नॉर्मल पब्लिक होती है। चलो, अंश का तो अपन परिभाषा समझ गए। अंश का मतलब कैपिटल का एक छोटा सा भाग, उसे अपन क्या कहेंगे? अंश, या पार्ट ऑफ कैपिटल, इट मीन्स शेयर। हाँ, अब अंश। अंश यानी समझ में तो आ गया होगा बेटा आपको। अंश यानी पार्ट ऑफ कैपिटल या पूंजी का भाग। अंश के प्रकार, कितने प्रकार के अंश होते बेटा? अंश होते हैं नॉर्मली 2 प्रकार के। एक तो होता है समतांश, दूसरा होता है अधिमान अंश। क्या होता है? अधिमान भी बोलते हैं, और इसको पूर्वाधिकारी अंश भी बोलते हैं। चलो, अब समतांश का जो इंग्लिश में नाम है बेटा वो है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर। अधिमान अंश या पूर्वाधिकार अंश का इंग्लिश में नाम है प्रेफरेंस शेयर। अब जब दोनों अंश है बेटा, तो इन दोनों में अलग अलग करने की, इन दोनों को अलग अलग करने की जरूरत या आवश्यकता क्यों रही? दोनों को अलग अलग करने की आवश्यकता है बेटा। देखो, अगर आप ध्यान से नाम देखोगे, इसके नाम क्या 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 लगा है? पूर्वाधिकार। और अगर इसको अपन अलग अलग कर देते हैं तो ये होता है पहला अधिकार। यानी इसको हर काम में क्या मिलेगा? पहला अधिकार। हर काम में मतलब पहला। लाभांश, लाभांश को अपन हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। लाभांश यानी कंपनी साल के एंड में जो प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट किस में बांटेगी? शेयर होल्डर में बांट दिए। और शेयर यहां पर कितने प्रकार के हैं? 2, समतांश और अधिमान अंश। पहले इनको मिलेगा, बाकी जो भी बच गया है वो इनको मिलेगा। पहला इनका है 1 नंबर। अगर कभी भी लाभांश यानी डिविडेंड मिलता है तो अधिमान अंशधारी को पहले डिविडेंड मिलेगा, बाद में अगर पैसा या प्रॉफिट बचता है तो इनका नंबर लगेगा सेकंड। लाभ इनका जो होता है बेटा फिक्स होता है। जो भी प्रॉफिट होना है फिक्स होना है। यानी 6% देना तो 6%, 7% देना तो 7%, 8% देना है तो 8%। यानी इनका जो लाभांश होगा वो क्या होगा बेटा? स्थायी। इनका होता है फ्लक्चुएट यानी चेंजेबल, यानी इनका होता है अस्थायी। इनका प्रॉफिट या लाभ हर साल फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कोई फिक्स नहीं है। इनका फिक्स है, हर साल अगर 10% मिलता है तो नेक्स्ट ईयर भी कितना मिलेगा? 10। 8 मिल रहा है तो 8 मिलता रहेगा। थर्ड, मत। मत को अपन बोल सकते हैं वोटिंग। क्या बोल सकते हैं?
इनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका नाम क्या है, ये पूर्व अधिकार नाम देकर ये मत सोच लेना कि ये पहले वोट दे देंगे। अरे ये कुछ पहले वाले नहीं देंगे, इनको वोट देने का राइट है ही नहीं। हाँ, ये ऑनर है। देखो बेटा, लास्ट में प्रॉफिट हमेशा किसको मिलता है? ऑनर को मिलता है। सबसे पहले ऑनर क्या करता है? सबको बांट देता है। लास्ट में जो भी बचा, चाहे कम बचा है चाहे ज्यादा बचा, वो उसका होता है। तो लास्ट में प्रॉफिट बेचारा ये ले रहा है। इसका लाभ भी फिक्स नहीं है, 10% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और माइनस में भी जा सकता है। तो बेटा वोट भी तो यही देगा, क्योंकि रियल ऑनर यही है, वो तो सिर्फ नाम के शेयर होल्डर हैं, ध्यान रखना। तो ये वोटिंग दे सकते हैं, ये वोटिंग नहीं देंगे। और बेटा फोर्थ पॉइंट, अगर कभी भी कंपनी डिसॉल्व होती है या खत्म होती है, तो अगर पूंजी का पुनः भुगतान, यानी जो भी इन्होंने पैसा लगाया है वो जब कंपनी खत्म होगी तो रिटर्न करना पड़ता है। हाँ, इसमें इनका पहला नंबर है। और उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो बेटा शेयर पढ़े अपने। शेयर का मतलब पूंजी का भाग। और शेयर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2, समतांश और अधिमान अंश। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले क्राइटेरिया लाभांश, इनको बाद में मिलेगा, इनको पहले मिलता है। फिर लाभ, इनकी एक फिक्स रेट होती है, इनकी फिक्स रेट नहीं होती। वोटिंग राइट, इनको वोट देने का राइट है, इनको वोट देने का राइट नहीं है। और अगला पेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी का भुगतान। अगर कभी भी कंपनी डिसॉल्व होती है या खत्म होती है तो पहले पेमेंट इनको मिलेगा अधिमान अंशधारियों को, और बाद में मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। चलो बेटा, अभी तक अपने कंपनी में क्या पढ़ लिया? कंपनी की डेफिनेशन सबको मालूम है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता सबको मालूम है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सबको मालूम है, अंश अब आपको मालूम चल गया, अंश का मतलब होता है पार्ट ऑफ द कैपिटल। अंश 2 प्रकार के होते हैं, समतांश और अधिमान अंश। चलो एक कुछ और भी लेते हैं बेटा अपन थ्योरी में। समतांश तो समतांश ही रहेगा, उसका कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन अधिमान अंश के खुद के कुछ प्रकार होते हैं। इस अधिमान अंश के प्रकार अपन समझ लेते हैं। पहला ए बी, A1 A2। संचयी अधिमान अंश असंचयी अधिमान अंश। चलो A1 A2, ए में क्या है? संचयी अधिमान अंश, इससे हम बोलते हैं क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। असंचयी अधिमान अंश को अपन बोलेंगे नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। आगे B1 B2, B1 B2 बेटा भागित अधिमान अंश गैर भागित अधिमान अंश। इनकी डेफिनेशन समझेंगे अपन। चलो भाई कितने हो गए टोटल अभी तक? A1 संचय अधिमान अंश, A2 असंचय अधिमान अंश, B1 भागित अधिमान अंश, B2 गैर भागित अधिमान अंश। चलो यहाँ जगह का मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, मैं C1 C2। परिवर्तनीय अधिमान अंश और गैर परिवर्तनीय अधिमान अंश। हाँ बेटा,
अधिमान अंशों कितने प्रकार है? 6 नहीं 8। हाँ, अपन पढ़े थे बेटा शेयर। शेयर दो प्रकार के होते हैं, समतांश इक्विटी शेयर, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जो रियल ओनर है, प्रेफरेंस शेयर जो रियल ओनर नहीं है। अब जो अधिमान अंश है, अधिमान अंशों का मतलब मैंने पहले ही बता दिया बेटा, इनके नाम क्या क्या लगता है? पूर्व अधिकार अंश। हाँ, और अधिमान अंश के प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले संचयी अधिमान अंश। संचयी अधिमान अंश का तात्पर्य सिंपल सा ये है बेटा, अगर किसी भी ईयर इनको कोई लॉस हो जाता है, यानी कंपनी को कोई लॉस हो जाता है और कंपनी इनको डिविडेंड या लाभांश पे नहीं कर पाती है, कंपनी कभी भी इनको लाभांश या डिविडेंड पे नहीं कर पाती है, तो नेक्स्ट ईयर जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो जिस ईयर का इनको डिविडेंड पेमेंट नहीं हुआ है वो नेक्स्ट ईयर होगा। जैसे मान लो कंपनी है, कंपनी को आज प्रॉफिट हो गया, कंपनी है, कंपनी को 2020 में हुआ लॉस, और प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना था 20,000, लेकिन लॉस हो गया बेटा 20,000, कंपनी लाएगी कहाँ से? लेकिन जब 2021 आ जाएगा तो 2021 में कंपनी कितना पेमेंट करेगी? 40,000। रीज़न 20,000 जो है, या जो 20,000 रुपये जो है वो 2020 का बाकी है, यानी ये जो इस साल प्रॉफिट नहीं दे पाई वो नेक्स्ट ईयर दे देगी, यानी वो ऐड हो जाएगा, कुमुलेटिव हो जाएगा। सेकेंड, असंचयी अधिमान अंश। असंचयी अधिमान अंश का सामान्य मीनिंग यही होता है बेटा कि जिस ईयर प्रॉफिट है वो आप लेकर जाओ, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। अगर यही प्रेफरेंस है नॉन कुमुलेटिव होते तो 2021 में इसको 40,000 नहीं मिलकर कितने मिलते बेटा? सिर्फ 20,000। कुमुलेटिव है तो 2 साल का एक साथ में मिल सकता है, नॉन कुमुलेटिव है तो नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर सिर्फ उसी साल का मिलेगा जिस साल में प्रॉफिट आपको हुआ है बेटा। फिर भागित अधिमान अंश और गैर भागित अधिमान अंश। भागित अधिमान अंश नाम से मालूम चलता है, इसको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। जो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यानी जो कंपनी के मैनेजमेंट में भाग लेते हैं वो होते हैं भागित अधिमान अंश, और जो भाग नहीं लेते सिर्फ अपना प्रॉफिट लिया और घर रवाना वो होते हैं गैर भागित अधिमान अंश। फिर एक होता है बेटा परिवर्तनीय अधिमान अंश और एक होता है गैर परिवर्तनीय अधिमान अंश। नाम से ही मालूम चल रहा है, परिवर्तनीय का मतलब जो परिवर्तित होता है, यानी इस प्रेफरेंस शेयर को जब इसका पेमेंट करना होगा तो किसी और में पेमेंट कर सकते हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर वालों को किस में चेंजेस कर दिया आपने? इक्विटी शेयर में चेंज कर दिया। और ये गैर परिवर्तनीय प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है ये किसी में चेंज नहीं होंगे, जब इनको पेमेंट देने की बारी आएगी तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको इनका पेमेंट ही करना पड़ेगा। किसी दूसरे प्रेफरेंस शेयर में या इक्विटी शेयर में आप इन्हें चेंज नहीं कर पाओगे। हाँ बेटा, पहला ऑप्शन संचयी, असंचयी, भागित, गैर भागित, परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय प्रेफरेंस शेयर। थोड़ी क्वेश्चन आते हैं बेटा छोटे छोटे इसके। हाँ, अंश पढ़ लिया बेटा। अंश कितने प्रकार के होते हैं? समता और अधिमान अंश। हाँ, अपन ने कंपनी में पढ़ लिया है डेफिनेशन, कंपनी की विशेषता, पंजीकरण की प्रक्रिया, शेयर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। अब आज अपन आगे इसमें पढ़ रहे हैं 5th पॉइंट, पूंजी यानी कैपिटल। ये भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैपिटल,
कैपिटल की टाइप बेटा सबसे पहले कैपिटल 1 नंबर पे, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी को इंग्लिश में अपन बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। सेकंड, निर्गमित पूंजी। निर्गमित को अपन बोलेंगे इशूड कैपिटल। क्या बोलेंगे बेटा? इशूड कैपिटल। तीसरी कैपिटल प्रार्थित पूंजी, उसे अपन बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर फोर्थ, मांगी गई पूंजी। पहला ऑथराइज कैपिटल, सेकंड इशूड कैपिटल, थर्ड सब्सक्राइब कैपिटल, फोर्थ कॉल्ड अप कैपिटल। फिफ्थ, चुकाई गई पूंजी। इसे अपन बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और लास्ट एंड फाइनल सिक्स्थ, एक होती है संचित पूंजी। इसे अपन बोलते हैं रिजर्व्ड कैपिटल, रिजर्व्ड कैपिटल। हाँ बेटा, पूंजी, पूंजी कितने प्रकार होते हैं? नॉर्मली 6 प्रकार होते हैं। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, मांगी गई पूंजी, चुकाई गई पूंजी, संचित पूंजी। इंग्लिश में अधिकृत को बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, निर्गमित को बोलते हैं इशूड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी को बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, मांगी गई पूंजी को बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, चुकाई गई पूंजी को बोलते हैं पेड अप कैपिटल, और संचित पूंजी को बोलते हैं रिजर्व्ड कैपिटल। चलो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं बेटा। अधिकृत पूंजी का मतलब होता है वो कैपिटल या कैपिटल का वो अमाउंट है कैपिटल का वो अमाउंट जिससे ज्यादा कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में सही इशू नहीं कर पाएगी। यानी मान लो अगर कंपनी ने ऑथराइज कर दिया कि मेरी कैपिटल कितनी रहेगी बेटा 10 CR यानी 10 करोड़, यानी कंपनी जब तक रहेगी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर पाएगी। ये कंपनी के MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या पार्षद सीमा नियम में लिखा होता है। हाँ, ये होता है ऑथराइज कैपिटल। कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं करेगी। सेकंड, निगमित पूंजी। निगमित पूंजी का मतलब होता है इसी कैपिटल में से, पूरी कैपिटल एक साथ में इशू तो करेंगे नहीं अपन, इसके छोटे छोटे पार्ट इशू करता है। जैसे मान लो इसी कैपिटल में से अपन ने कितने शेयर इशू कर दिए 10 लाख रुपए के। अब बेटा अपन ने 10 लाख के इशू तो कर ही दिए, लेकिन 10 लाख रुपए के इशू करने से कुछ नहीं होता, पब्लिक भी तो उसको परचेस करेगी। मान लो इस 10 लाख में से 9 लाख रुपए के शेयर पब्लिक ने ले लिए, और 9 लाख रुपए के शेयर में से आपने अभी तक कितने मांगे 7 लाख रुपए मांग लिए हैं। 7 लाख में से पब्लिक ने कितने चुका दिए हैं बेटा 6 लाख चुका दिए हैं। और रिजर्व्ड कैपिटल का मतलब सिंपल सा है कि जब तक कंपनी डिसोल्यूशन में नहीं जाएगी या कंपनी खत्म नहीं होगी, कंपनी इस पैसे को कभी भी शेयर होल्डर से नहीं मांग सकती है। चलो वापिस ऑथराइज कैपिटल, कंपनी की लिमिटेशन, इससे ज्यादा वो शेयर इशू नहीं कर पाएगी। सेकंड, निगमित पूंजी।
अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को बेचने के लिए नियमित किया जाता है। प्रारंभिक पूंजी निगमित पूंजी का वह भाग जो जनता ने खरीदा है। मांगी गई पूंजी प्रारंभिक पूंजी का वह भाग जो जनता ने प्रारंभिक पूंजी का वह भाग जो जनता से मांगा गया है। चुकाई गई पूंजी यानी मांगी गई पूंजी का वह भाग जो जनता ने चुका दिया। और लास्ट में रिजर्व कैपिटल, वो कैपिटल जो कंपनी के समापन पर ही या कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन पर ही कंपनी द्वारा मांगा जाता है। ओके बेटा, आज लगभग 12th कंपनी चैप्टर का थ्योरी पार्ट जो भी वो पूरा हो चुका है।